नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे जाने माने लगातार पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं और अब राजनीतिक पिच पर उतरकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी लोढ़ा। प्रदीप जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 40 साल आपने पत्रकारिता को दिए, पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आपने सेवा की और अब राजनीतिक क्षेत्र में आकर के जनता की सेवा करने का मन बनाया है। आखिर कैसे आपका मन परिवर्तित हुआ है? जनता की सेवा कर रहे थे, पत्रकारिता के माध्यम से लगातार सक्रिय रहे हैं और अब चुनाव लड़ करके राजनीतिक पिच पर उतरना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों में सक्रिय रहा और वर्तमान में मेरा खुद का दैनिक अखबार है जो जयपुर, अजमेर, जोधपुर से हुक्मनामा समाचार के नाम से प्रकाशित होता है। उसका पूरा नेटवर्क राजस्थान में, सोशल मीडिया में वो सबसे ज़्यादा चलने वाला अखबार है। इससे पहले मैं नवभारत टाइम्स अजमेर में ब्यूरो चीफ रहा हूँ, राष्ट्रदूत में रहा हूँ, जागरण में भी रहा हूँ, ब्यावर भी मेरे कर्मभूमि के अंदर रहा है लंबे समय तक। आज भी मेरा वहाँ कार्यालय है। मैं 40 साल से जब से पत्रकारिता में हूँ, ब्यावर से भी जुड़ा हुआ हूँ। अजमेर का मैं मूल निवासी हूँ। प्राथमिक शिक्षा के समय मैं ब्यावर में कुछ समय 1 साल वहाँ पे रहा हूँ, पढ़ाई की है मैंने वहाँ। ब्यावर को मैं नज़दीक से देखा है और मैंने इन 40 साल में महसूस किया है कि जनता के मुद्दे उठा लिए जाते हैं, उनको पत्रकारिता के माध्यम से कई पत्रकार उठाते हैं जी। उनमें से कई पूरे होते हैं, कई नहीं होते हैं। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में बड़ा अब वो पत्रकारिता में वो मामला नहीं रहा है, न तो वैसी धार रही है और न अखबार में छपी, प्रिंट मीडिया में आई बातें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई बातों को इतनी गंभीरता से प्रशासन और राजनेता लेते हैं। इसलिए मैंने अब यह मेरे को महसूस हुआ है कि जनता की सेवा का क्रम आगे जारी रखना है तो पत्रकारिता को किया जाता रहे, लेकिन उसके साथ राजनीति में भी आके एक नई पारी शुरुआत की जाए। जब पावर हाथ में रहता है तो जनता की सेवा आसानी से होगी। मैं हर डिपार्टमेंट की बातें भी जानता हूँ, काम कराने का तरीका भी जानता हूँ, काम कैसे कराया जाता है ये भी जानता हूँ, जनता की आवश्यकता क्या है ये भी जानता हूँ। इसलिए मैं दोनों चीज़ों में सामंजस्य करके जनता की अच्छी तरह सेवा कर पाऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पत्रकार होता है, सबका होता है, सभी पार्टियां, सभी जाति, धर्म, समुदाय सबसे जुड़ा हुआ रहता है। आप कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी विचारधारा किस प्रकार से कांग्रेस को सूट करती है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मेरे पिताजी कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे थे, वो सरकारी नौकरी में थे लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में सक्रिय थे। मैं भी कांग्रेस की विचारधारा मेरे मन में है, लंबे समय से मैं कांग्रेस के लिए सर्वे का काम भी करता हूँ, लिखने पढ़ने का सब काम किए। इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है, सबको मालूम है, बीजेपी वालों को मालूम है। लेकिन मैं बीजेपी के प्रोग्राम में जाके कभी वहाँ मैंने कांग्रेस की बात नहीं की है। मैं पत्रकारिता की जगह पत्रकारिता की है, लेकिन मेरा मन कांग्रेसी था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल। ब्यावर सीट को आपने चुना है। ब्यावर सीट की अगर बात करें तो लगातार 4 चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है, बीजेपी लगातार जीत रही है, मुश्किल टास्क रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में क्या लगता है, ब्यावर की सीट को कांग्रेस को निकाल करके देना, अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस ने आपको चुना और आपको टिकट दिया, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप इस सीट को निकाल पाएंगे? क्या समीकरण आपके ब्यावर मेरी कर्मभूमि प्रारंभ से रहा है। 40 साल पत्रकारिता के मैंने ब्यावर से पूरा जुड़ाव रहा है। उससे पहले भी छात्र राजनीति में भी मेरा ब्यावर से जुड़ाव रहा। मेरे दोनों बड़े भाइयों का जुड़ाव भी ब्यावर से रहा है। इसलिए मेरे लिए वो क्षेत्र नया नहीं है। वहाँ जाने का उद्देश्य यह है कि वहाँ आवश्यकता महसूस हुई कि पिछले 20 साल से कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस को एक अच्छे प्रत्याशी की आवश्यकता है। मेरे को कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, उसके बाद मैंने वहाँ से मन बनाया। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे अजमेर के अंदर ही, लेकिन मैंने ब्यावर को पसंद किया। ब्यावर में चुनौतियाँ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्यावर को पसंद किया कि वहाँ काम करने की बहुत जो आवश्यकता भी है और संभावनाएँ बहुत है। अब वो ज़िला भी बन गया है, इसलिए ब्यावर में काम करने का अपना ही मज़ा रहेगा, ये सोच के मैं ब्यावर को चुना। मेरे को वहाँ सभी वर्गों का, मैं पिछले 6 महीने से वहाँ सक्रिय हूँ, मुझे वहाँ सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। मैं डोर टू डोर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग समूह में बात कर रहा हूँ लोगों से। सब मेरी उम्मीदवारी से बहुत खुश हैं
और मुझे वो वादा कर रहे हैं कि यदि आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो हम तन मन धन से आपका समर्थन करेंगे। बिल्कुल। क्या मान करके चलें कि क्या ये चुनाव आया है तभी आप केवल 6 महीने में सक्रिय हुए हैं, या लगातार पिछले कई सालों से ये तैयारी चल रही थी, वहां पर आपने पहले ही मन बना लिया था कि कभी मौका मिले तो राजनीतिक क्षेत्र में उतर करके ब्यावर की जनता की सेवा की जाए? नहीं, यह तो मेरा मन था कि राजनीति में उतरूंगा तो मैं अजमेर जिले की 2 सीटें थी, इनमें से या तो ब्यावर से या अजमेर उत्तर, दोनों में से किसी में उतरूंगा। मुझे ब्यावर में संभावना अच्छी लगी, वहाँ जुड़ाव अच्छा है, वहाँ मेरा पूरा नेटवर्क है, अखबार का मेरा दफ्तर भी है, आना जाना लगातार बना हुआ है, और कांग्रेस की वहाँ पर 4 बार से लगातार हार हो रही है, इसलिए चुनौती भी है। मैं उस चुनौती को, यदि पार्टी मेरे को प्रत्याशी बनाएगी तो मैं उसको स्वीकार करूँगा और ये सीट निकाल के लाके बताऊँगा। बिल्कुल। आप पत्रकार रहे हैं 40 साल से, पूरा सर्वे भी कर रहे हैं, प्रदेश स्तर की भी आप एनालिसिस करते हैं, तो ब्यावर सीट को लेकर के कौन सी ऐसी कोई आपकी एनालिसिस हुई है कि जिससे कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, लगातार 4 चुनाव बीजेपी जीत पा रही है? कौन सी ऐसे समीकरण बनते हैं जिनको कांग्रेस नहीं पहचान पाई, या उन मुद्दों को, उन चीज़ों को नहीं बुना पाई जिससे कि कांग्रेस वहाँ पर अपना कब्जा जमा सके? कांग्रेस जिनको प्रत्याशी बनाती है, अभी तक बनाया, वो कांग्रेस के वोट ही ले पाते हैं। जब तक आप अदर वोट नहीं ले पाओगे, जब तक जीत आप नहीं हासिल कर सकते। बीजेपी बहुत सक्षम पार्टी है, उसका नेटवर्क है, आरएसएस का अपना नेटवर्क है, उसका बहुत उसको फ़ायदा मिलता है। मैं वहाँ सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा हूँ। अरुणा राय जी का जो सूचना का अधिकार था, उसकी पहली जन सुनवाई में एकमात्र पत्रकार मौजूद के रूप में मैं मौजूद था कोर्ट के रान के अंदर, और मैं उसके बाद भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ, कई अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, कई आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं चूँकि पत्रकार था, इसलिए सामने आके फोटो नहीं खिंचवा पाया, कभी सामने मौजूद नहीं रहा, पीठ पीछे रहता था, मैं बैक बेंचर से काम करता था। और वो आज भी मेरे को तकलीफ हो रही है उस चीज़ की कि मैं अब राजनीति में, पत्रकारिता में पीछे रह के काम करना पड़ता है, राजनीति में फ्रेंड धक्का मार के आगे आना पड़ता है, तो बड़ा विरोधाभास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे आऊँ और चुनाव टिकट हासिल करके चुनाव जीतूँ। जी बिल्कुल। अब ब्यावर में देखें तो स्वरोजगार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वहाँ की कई ऐसी मिठाइयाँ हैं जो प्रसिद्ध है। स्वरोजगार से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो होनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं ब्यावर के जो कि बीजेपी की ओर से या जो भी वहाँ चुन करके प्रतिनिधि आ रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, और आपकी जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, उसमें आप उसको शामिल करना चाहते हैं? मेरे को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो मैं अपना एक जो पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो तो स्टेट लेवल पे होता है, मैं ब्यावर स्तर पर अपना एक घोषणा पत्र जारी करूंगा। जी। और आपने सही बात की, वहाँ पे गजक उद्योग बहुत, तिलपट्टी और गजक उद्योग बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उसमें आगे काम करने की, लोगों की सेवा करने की बहुत प्रबल संभावना है जी। लेकिन ऐसा पिछले 20 साल में नहीं हो पा रहा है। पूरे राजस्थान की जीडीपी 11.4% हो गई है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, लेकिन अपन जब देखें तो ब्यावर की जीडीपी 4-5% ही होगी, क्योंकि जिस एमएलए को आप 15 साल से जिता रहे थे वहाँ, उसने 15 साल में 15 बार अपने हाथ खड़े किए विधानसभा में, कभी मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा उठाने से विकास होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, योजनाएं लानी पड़ेगी, आपको बजट खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको नहीं कह सकते कि साहब सीएससी आ गई, आपकी पीएचसी आ गई है, प्राथमिक शिक्षा जो स्कूलें हैं वो डेवलप हो गई है जी। ये कोई विकास नहीं है। ये तो रूटीन में राजस्थान सरकार ने 500 बनाई है, तो उसमें ब्यावर को 2 मिल गई, ब्यावर को 20 क्यों नहीं मिली? 20 भी मिल सकती थी। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है, ब्यावर को क्यों नहीं मिली? 3,500 राजस्थान में बनी है, कम मिली है, 2-3 मिली है, 10 हो सकती थी। ये विधायक को लड़के लानी पड़ेगी, आपको जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप करवाने पड़ेंगे, रिंग रोड बनवानी पड़ेगी, ये सब ब्यावर की आवश्यकता है। ब्यावर को यदि ब्यावर का डेवलपमेंट होगा तभी वहाँ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बिल्कुल वहाँ के युवाओं को बनेगा। क्यों नहीं, आप सेंट्रल लोकेशन में ब्यावर है, आज चारों तरफ से रोड आके जुड़ते हैं वहाँ, लेकिन उसके बाद भी आप जो शिक्षा का हब क्यों नहीं बन पाया? वो बनता तो होता, कोचिंग का हब बनता। इसके लिए एमएलए को प्रयास करने पड़ते हैं जी। यहाँ पे बजट की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जो राज्य के अन्य मंत्री थे वो वहाँ के एमएलए साहब आते थे तो उनको हमेशा कहते थे भी विकास के काम लाओ, ट्रांसफर के लाते हो खाली, पर विकास के काम तो कराना ही नहीं चाहता था कोई जी। उनको तो हर बार हर चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की चिंता लग जाती थी। वो इस हिसाब से पार्टी में अपने लोगों को काटते थे, दूसरे काम करते थे। लेकिन ब्यावर के विकास, ब्यावर जो
मैं 40 साल पहले देखता था भगत का चौराहा वैसा का वैसा आज पड़ा हुआ है, चांद गेट भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, बस स्टैंड के बाहर का चौराहा भी वैसा कैसे है। 40 साल में कोई विकास दिखता ही नहीं है ब्यावर के अंदर, जबकि पूरे देश में, दुनिया में राजस्थान के कई जो कस्बे हैं, शहर है, उनकी कायाकल्प हो गई है, पहचान में नहीं आते। लेकिन ब्यावर में जो 40 साल पहले गया वो आज भी जाके कह देगा ये तो भगत का चौराहा है ना, उसको मालूम है भगत का चौराहा है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ उस जगह पे, बस स्टैंड के चौराहे पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विकास की जो दौड़ थी उसमें ब्यावर बहुत पिछड़ गया है जी। यदि अच्छा योग्य आएगा, विधानसभा में हाथ उठाने की जगह जो मुद्दे उठाने वाला विधायक चुन के आएगा तो ब्यावर का विकास होगा। ब्यावर का विकास होगा तो वहाँ रोजगार के अवसर बनेंगे, कई और भी काम होंगे। ब्यावर जिला बन गया है, बहुत चुनौतियाँ हैं वहाँ पे, कैसा आपके मिनी सचिवालय बने, यूनिवर्सिटी आवे, शिक्षा का हब बने, इसके लिए तो प्रयास करने होंगे। बहुत सारे काम बाकी हैं, सभी बाकी है काम तो। जी बिल्कुल, चर्चा का दौर खास मुलाकात में लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप जी लोढ़ा, जिनसे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी लोढ़ा, जो कि ब्यावर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप सर, ब्यावर से आप तैयारी कर रहे हैं, ब्यावर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, या फिर टिकट मिल जाएगा उसके बाद आप उन मुद्दों को हाईलाइट करेंगे? पानी की समस्या ब्यावर की बहुत पुरानी है, उसका काफ़ी समाधान भी हुआ, लेकिन उसका स्थायी समाधान जरूरी है जी। इसके लिए क्या होना चाहिए, कहाँ से पानी आए, इसके लिए बड़ी योजना बनेगी। मैं प्रयास करूँगा कि ऐसी योजनाएं बने, कहाँ से पानी लाया जा सकता है, बिसलपुर का कितना पानी अभी आता है, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है ब्यावर में, ये जरूरी है। सीवरेज का है मामला, आपके सड़कों का मामला, सड़कें टूटी फूटी है जी। जब अभी वहाँ पे पिछले दिनों वहाँ पे लगी है लाइटें लगी है जी, आपकी ट्रैफिक लाइटें लगी है, जब पूरे राजस्थान में कोटा आपके ट्रैफिक लाइट सिग्नल फ्री हो गया, जयपुर को फ्री किया जा रहा है, हम लाइटें लगा रहे हैं, तो हम ट्रैफिक फ्री को अभी कर सकते हैं ना, चौराहे को, वहाँ संभावना है। पहले ट्रैफिक लाइट लगाएंगे, फिर उसके बाद 10 साल बाद फ्री करेंगे। जो नया डेवलपमेंट होने वाला उसको, लेटेस्ट डेवलपमेंट को लाना चाहिए हमारे को वहाँ पे। यदि वहाँ मेट्रो की सुविधा भी बन सके तो हमारे को भी से कोशिश करेंगे तो मेट्रो भी ला सकती है, क्योंकि जवाजा है, सेंदड़ा है, आपके बर है, ये सब चीज़ें इनको जोड़ा जा सकता है। ब्यावर बहुत बड़ा हब है व्यापार का, व्यापारिक रूप से समृद्ध है। आज वो ब्यावर जो का नाम हो रखा है वो अपने सरकारी वहाँ पे सुविधाओं से नहीं हो रखा है, सरकारी कार्यों से नहीं हो रखा है। ब्यावर की जनता ने अपने सामर्थ्य से, अपने बल से वहाँ का ब्यावर का नाम कर रखा है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटा व्यापार हो। यदि सरकार का सहयोग मिलेगा, सरकार इसमें भागीदारी देगी, तो ये बहुत, वहाँ का जो व्यापारी है, वहाँ का जो उद्यमी है, वो और तेज गति से विकास कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काम हो सकते हैं व्यापारियों को माइलेज देने के लिए, वहाँ पे रोजगार सृजन करने के लिए कौन सी ऐसी आपकी कार्य योजना हो सकती है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? क्योंकि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, तो ऐसे में जो लोग बेरोजगार हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको कैसे माइलेज मिल सकता है, कैसे फूड इंडस्ट्री को, फूड के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ की एक पहचान है, उसको कैसे आप गति दे सकते हैं? क्या आप विजन रखते हैं उसको लेकर के? फूड का इंडस्ट्रियल पार्क बनना चाहिए, वहाँ पर बनेगा, उसके अंदर आप तिल पट्टी और इससे संबंधित रखो, कई चीज़ें और भी डेवलप, मसाले भी हो सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल जो आपके एक्सपोर्ट क्वालिटी का वहाँ माल बन सकता है, तो अपने आप बुलंदियाँ मिलेगी क्षेत्र को, वहाँ का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहाँ जो पैकिंग, जब आपका इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा तो पैकिंग के सिस्टम भी डेवलप होगा, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी लगेगी, सब तरह का काम होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो वहाँ के इस तिल पट्टी उद्योग के अंदर हजारों लोग लगे हुए हैं, उनके लिए आवासीय कॉलोनी की व्यवस्था भी की जाएगी, मांग की जाएगी। अभी मैंने पिछले जब ज़िला बन गया उसके बाद मैंने यहाँ जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के अंदर मालूम किया, यहाँ लिख के दिया मंत्री जी को, उसके बाद वहाँ पे एक सर्वे टीम गई है, वहाँ एक 300 बीघा के अंदर एक हाउसिंग बोर्ड की नई कॉलोनी का कार्य शुरू हो चुका है। मैं ब्यावर से जुड़ गया हूँ, चाहे मेरे को टिकट मिल जाएगा तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं ब्यावर के लिए अब सेवा का कार्य करूंगा। मैंने वहाँ अभी प्रेस क्लब का गठन भी कराया, वो नवरात्रि में प्रेस क्लब चालू हो जाएगा, उसकी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पर रंगमंच होगा, सभागार होगा, सारी व्यवस्था करेंगे। कोई ब्यावर में इतना बड़ा ब्यावर है, वहाँ कोई सभागार नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ ब्यावर। नाम तो बहुत बड़ा है ब्यावर का, औद्योगिक दृष्टि से भी नाम, क्योंकि श्री सीमेंट है वहाँ, बहुत बड़ा नाम है ब्यावर का, लेकिन दर्शन खोटे हैं वहाँ के। ब्यावर इतना विकसित नहीं हो पाया,
इसमें कमी है, इस कमी को पूरी की जाएगी, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। बिल्कुल। दावेदारी आप वहाँ से जता रहे हैं, पब्लिक से कैसा रेस्पॉन्स आप वहाँ महसूस कर पा रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं, हालांकि टिकट की घोषणा भी होना बाकी है, पार्टी भी सर्वे करवाती है, पार्टी भी इंटरनल रिपोर्ट्स लेती है कि किसकी दावेदारी मजबूत है। आप अपनी दावेदारी को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, कितना आपको प्रबल चांस लग रहा है कि टिकट पार्टी आपको देगी, और जनता का जो रेस्पॉन्स है वो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। पिछले दिनों में टैक्सी स्टैंड पे गया, वहाँ ब्यावर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा टैक्सी ब्यावर में है, लेकिन टैक्सी स्टैंड के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, टैक्सी वालों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उनसे मैंने बात की है, वो बहुत खुश थे। उस राज्य सरकार की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से बहुत खुश हैं, दूसरी अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से बहुत खुश हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर मानते हैं कि हमारे ब्यावर में सुविधा मिलनी चाहिए। और उन्होंने मेरे पे विश्वास भी जताया कि आपको यदि टिकट मिलेगा तो हम पूरा तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप पहली बार हमारे साथ 20 साल में कोई आके हमारी जो झोंपड़ी में आके बैठा है, हमारे जो स्टैंड है उस पर आके हमारी बैठा, हमारी बात सुनी है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे वर्गों के पास जा रहा हूँ, उनसे अपना समर्थन ले रहा हूँ, उनको अपनी बात भी समझाता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, और वो सब खुश है। मेरे को हर वर्ग का, उसमें जाति पाति पार्टी, इससे ऊपर लोग मेरे को समर्थन कर रहे हैं। मैंने पार्टी जो लीडरशिप है उसको मैंने स्थानीय सर्वे अपने स्तर पे करा के दिया है, उसमें मैंने ये दावा किया है कि मैं 1 लाख वोट हासिल करूंगा। कैसे करूंगा मैंने कास्ट वाइज बताया, उस पर विचार कर रहे हैं सब लोग, बड़े नेता विचार कर रहे हैं कि 1 लाख वोट कैसे आ सकते हैं। दूसरे पहले लड़े हैं जो 60,000 भी नहीं ला पाए, 50,000 ला पाए, मैंने 1,80,000 वोट गिरे हैं, उसमें 1 लाख वोट पाने का मैंने दावा किया है। कास्ट के हिसाब से किया, हर कास्ट के वोट लूँगा। मेरे को व्यापारी वर्ग समर्थन दे रहा है। मेरे को अजमेर का मैं बाशिंदा हूँ, ब्यावर से जुड़ा हुआ हूँ, जयपुर में मेरा ऑफिस है, जोधपुर में, तो ब्यावर मेरे मिड सेंटर के अंदर है। चारों तरफ से मेरे समर्थन में आएंगे। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे राजस्थान के पत्रकार 1000 पत्रकार मेरे प्रचार में आएंगे, मैं ये दावा करता हूँ, और पूरा तन मन धन से मेरे को सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप सर, अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा था कि मैं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मुझे मौका देती है, तो मैं एक विजन डॉक्यूमेंट अलग से ब्यावर के लिए पेश करूंगा। पार्टी का घोषणा पत्र होगा, प्रदेश स्तर का होगा, लेकिन मैं विधानसभा स्तर पर अपना एक घोषणा पत्र वहां पर पेश करने वाला हूं। तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी मुख्य बातें उस घोषणा पत्र की होंगी जो आप जनता के सामने शेयर कर सकें, जिनको लेकर के चुनाव में आप जाने वाले हैं। कुछ विचार तो मेरे मन के अंदर है, कुछ विचार जब मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं कार्यकर्ताओं, वहाँ के नेताओं के साथ बैठ के इस विजन को आगे बढ़ाऊंगा। वहाँ पर पानी की समस्या का निवारण होगा, सीवरेज का। पानी की समस्या का निवारण कैसे होगा, क्या मानते हैं आप, किस प्रकार से किया जा सकता है? क्या बाहर से पानी की बाहर से आएगा, वहाँ तो निकल नहीं पाएगा। बाहर से बिसलपुर से कैसे पानी, कौन सी लाइन डली हुई है, इसको कैसे बढ़ाई जा सके, कितने घंटे ज़्यादा पानी आ सके, ये सब मैं विजन बनाऊंगा डॉक्यूमेंट, तब उसमें सब साथ में आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे कोचिंग का हब भी बनना चाहिए। मेरा ये वादा रहेगा, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। कोचिंग का हब बनेगा कि आप जब जवाजा में, सेना के अंदर रावत समाज के इतने जने सेना में जाते हैं, तो सैनिकों की ट्रेनिंग का, सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुचामन में हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुचामन से इतने बच्चे नहीं जाते, यहाँ से जाते हैं। तो ये आपको सुविधाएं वहीं देनी पड़ेगी, जब भी गाँवों से बच्चों का, किसानों का पलायन रुकेगा, श्रमिकों का पलायन रुकेगा। और यहाँ पर आपको फूड इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, तो रिको बनाने को तैयार बैठा हुआ है। वो छोटे, ये बड़े पार्क भी नहीं कि इसमें 2000 या 10,000 गज ज़मीन चाहिए, 2000 गज के अंदर भी अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो कई इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो सकती है फूड से संबंधित, वहाँ पर मसाले से संबंधित, आसपास के एरिया में आपकी जो कृषि उपज बढ़ेगी। फिर तो इसका प्रयास करूँगा। ये चिकित्सालय है वहाँ, अमृत कौर अस्पताल, वो पुराने ढर्रे पर है, आसपास के लोग आते हैं तो खाली वहाँ रेफ़र होने का काम होता है कि अजमेर रेफ़र कर दो। इसके अलावा वहाँ इलाज तो होता ही नहीं है, लोग मर जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, आते हुए मर जाते हैं, और या वहाँ से अजमेर जाने में, जयपुर जाने में मर जाते हैं। तो वहाँ पर सरकार की कमी, सरकार तो चाह रही है विकास हो, वहाँ का जनप्रतिनिधि होगा वही लड़के ला पाएगा। सरकार के बजट में, और अशोक गहलोत जी ने तो किसी क्षेत्र में कमी रखी नहीं जी, दिल खोल के। जिसने जो मांगा, 2 मांगे तो उसको 4 दिए। अब जो 2 ही नहीं मांग रहा तो उसको 2 ही मिलेंगे ना, उसको 2 रूटीन में मिल जाएंगे। आज जो ब्यावर जिला बना वो 10 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए मांग ही नहीं उठाई गई।
आज तो केकड़ी को बनाना था, दूदू को बनाना था, शाहपुरा को बनाना था, इसलिए ब्यावर को बनाना पड़ा है। यदि जनप्रतिनिधि पहले स्ट्रांग होता, ताकत के साथ लड़ता, तो 10 साल पहले ये जिला बन सकता था। जिला बन जाता तो बहुत सी चीज़ें हो जाती जो आज वहाँ की जनता समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, जिनका वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ का शिक्षा का हो जाता, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। जयपुर जैसे में कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, जोधपुर में यूनिवर्सिटियाँ हैं, अजमेर में कई यूनिवर्सिटियाँ हो गई है, ब्यावर में बन सकती है। वहाँ ज़मीन भी बहुत सारी खाली पड़ी है, बच्चे भी, आसपास के बच्चे, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो आएंगे। तो जो विकास की प्रबल संभावना है और विकास होगा ब्यावर का, मेरा आपके माध्यम से सबसे वादा है जी। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे को टिकट मिलेगा तो भी विकास होगा, और नहीं मिलेगा तो भी मैं अपने प्रभाव से, अपने संपर्क से, सरकार में बैठे लोगों से ब्यावर के लिए कार्य करता रहूँगा। बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और मुझे याद आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं, आप फील्ड में जाएंगे, तो लोकल क्या ब्यावर की जन समस्याएं, ब्यावर के मुद्दे ही रहेंगे, या फिर गहलोत सरकार के किए हुए कामकाज का भी वहां पर बेनिफिट आपको मिलेगा एज ए कांग्रेस कैंडिडेट? जो गहलोत सरकार ने कामकाज किए हैं उसका पूरे राजस्थान में कांग्रेस को लाभ मिल रहा है। हर क्षेत्र में मेरे हिसाब से कम 15 से 20 हज़ार वोट डाइवर्ट हुए हैं कांग्रेस के अंदर। लोग चर्चा करते हैं और मानते हैं कि कौन से काम मानते हैं आप गहलोत सरकार के? जो फ्लैगशिप की योजनाएं हैं, आपको 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया, आपको कई छात्रवृत्तियाँ भी मिल रही है, कई तरह की सुविधाएं, मतलब ये जो काम है इसकी लंबी लिस्ट है, इतनी लिस्ट कि आपके यहाँ समय खत्म हो जाएगा, नहीं कर सकते। लेकिन जनता को, और पहली बार इस सरकार ने, पहले भी किया गहलोत साहब ने, लेकिन इस बार जैसे महंगाई राहत कैंप है, मतलब सरकार ने घोषणा ही की है, घोषणा करने के बाद सरकार ने आम आदमी को उसका लाभ मिले, लाभ पहुँचे, इसकी व्यवस्था की है। उसके कारण लोग को फ़ायदा हो रहा है। हर छोटे से बड़े लोगों को बिजली में पैसे कम हो गए, गैस में कम हो गए, खाने के किट मिल रहे हैं, 8 रुपये में लोगों को खाना मिल रहा है इंदिरा रसोई के माध्यम से। तो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना के अंदर इतना बेहतर मैनेजमेंट हुआ, जिसकी आज दिल्ली में क्या, न्यूयॉर्क तक भी चर्चा होती है, देश विदेश सब में चर्चा होती है कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन में चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में कम लग 50 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। ऐसे लोग, वरना पहले लोगों के जो घर बिक जाते थे, जेवर बिक जाते थे, कर्जदार हो जाते थे, वो स्थितियाँ नहीं है। अब लोग बाग यदि लापरवाही रखेंगे, सरकार के इतने प्रचार प्रसार प्रयास के बावजूद वो जागरूक नहीं है, समय पर अपना नियमित नहीं कराते, समय पर कागज़ नहीं जमा कराए, तो उनको नुकसान हो रहा है। बाकी आम आदमी को राजस्थान में न तो भूखा रहेगा, न वो स्वास्थ्य बीमारी के कारण मरेगा। उसको बड़ी से बड़ी बीमारी का अच्छा इलाज हो रहा है, राजस्थान से बाहर भी इलाज हो रहा है। राजस्थान में तो बाहर वाले, हरियाणा वाले खुश हैं कि गहलोत जी की सरकार रहे तो वो यहाँ पे आके इलाज करा सके। बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, इलाज होता है उनका, और प्राइवेट और सरकारी दोनों स्तर पे हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत राजस्थान बहुत आगे हो गया है, और इसका दुनिया में बिल्कुल आम आदमी को भी मिलेगा। चुनाव तो अपनी जगह है, चुनाव तो 5 साल में होने वाली प्रक्रिया, वो जनता यदि खुश होगी, जनता को लाभ मिल रहा है तो वो अपने आप फायदा देगी, वो किसी के जुमलों में नहीं आएगी कि ये हो जाएगा। लाल डायरी काली डायरी में जनता नहीं आएगी, उसको मालूम है कि हमारे को कौन हमारी सेवा कर रहा है, कौन हमारे लिए कार्य कर रहा है, कौन हमारी बेहतरी की सोच रहा है, उसको चुनाव के अंदर उसको जिताएगी, उसको उसकी सरकार बनवाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे प्रदीप जी लोढ़ा, जो कि 40 साल इन्होंने पत्रकारिता को दी, और अब 40 साल पत्रकारिता में देने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर ब्यावर में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे और ये चुनाव जीत करके विधानसभा की दहलीज को पार करें। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।